बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको दी इकोनॉमिक एंगल फेडरल पोस्ट के उसमें खुश आमदीद। मैं आज आपसे बराह रास्त मुखातिब हूँ। आज कोई मेहमान नहीं है जिससे हम गुफ्तगू करेंगे। आज का मकसद ये है कि हम थोड़ी सी गौर व फ़िक्र करें इस गुज़श्ता साल की 2025 की, थोड़ा-सा मुआयना करें, थोड़ा-सा जायज़ा लें कि ये मईशत के एतबार से, इक़्तिसादी एतबार से कैसा साल था? उसके 2 पहलू हैं, एक तो बैनुल-अक़वामी और फिर मकामी। और हमारा मकसद आज ये होगा कि थोड़ी-सी गौर व फ़िक्र इस पे हम करें मिल के। कमेंट्स में आप फिर मज़ीद अगर कोई गुफ्तगू करना चाहें, अगर कोई ऐसी चीज़ मुझसे रह जाए, क्योंकि आज ये मेरा ज़ाती ख़्याल है, राउंड अप कह लें उसको, ये मेरा ज़ाती तज्ज़िया है। तो अगर हम शुरू करते हैं आलमी तनाज़ुर से, बैनुल-अक़वामी सूरत हाल को देख के, तो 2025 एक बहुत अहम और कलीदी साल था जिसमें काफ़ी तब्दीलियाँ जो कि अगर सुलग रही थीं तो वो फिर एक नए सतह पे आ पहुँची। एक तो पाक भारत कशीदगी थी जो कि बहुत यादगार रहेगी, उसकी अहमियत जो है वो बरसग़ीर की तारीख़ में बहुत अहम रहेगी। जो भारत ने इश्तिआल अंगेज़ी की और फिर जो पाकिस्तान के साथ मुख़ासमत में झगड़ा, जंग और तशद्दुद की कोशिश की, उसको पाकिस्तान एयर फ़ोर्स ने नाकाम कर दिया। और उसके बाद से भारत की मईशत, भारत की सकाफ़त, भारत की सियासत को एक नए अंदाज़ से सारी दुनिया देखने लगी। और उसमें भारत के अपने लोगों में भी शक व शुबात आए कि वो किस माशरे में रह रहे हैं। उनका जो समाजी उनका और जो तर्ज़ हुक्मरानी और इन सारी चीज़ों पे भी अंदरून भारत में बातें शुरू हो गईं। उससे पहले कुछ और ही चल रहा था सिलसिला, और या एक तासुर मुख्तलफ था बरसग़ीर के बारे में। लेकिन उस जंग के बाद से एक नया दौर शुरू हो गया है। कहने को तो वो जंग ख़त्म नहीं हुई भारत की क़यादत के मुताबिक, लेकिन उसका एक कम से कम बहुत अहम पहलू तो ख़त्म हो चुका है। और ये सबक आमोज़ थी ना सिर्फ़ पाकिस्तान और भारत के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए। ये तो हमारे लिए मकामी तौर पे एक बहुत अहम चीज़ रहेगी, लेकिन अगर आप देखें तो पूरा दक्षिण एशिया, तो ये पाक भारत उपमहाद्वीप यानी बर्र-ए-सग़ीर जो है इससे मुतासिर हुआ है और बहुत अरसे तक मुतासिर रहेगा। लेकिन पाक भारत कशीदगी से ज़्यादा बड़ी जो एक कशीदगी थी, वो अमेरिका और चीन की थी, कम से कम इक़्तिसादी एतबार से। और उसमें जो है एक नया पहलू आया था, हालाँकि 10 साल से जो है, पहले ट्रंप, फिर बाइडेन और फिर दोबारा ट्रंप ने ज़ोर डालने की कोशिश की थी चीन के ऊपर और नाकाम हुई थी। इस साल में कोई एक नया इसका एक पहलू सामने आया जिसको मुआशी तहफ़्फ़ुज़ पसंदी कहा जाता है, इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज़्म और टैरिफ्स यानी महसूलात के ज़रिए, दरामदी महसूलात के ज़रिए ट्रंप ने एक किस्म का जुर्माना आयद करने की कोशिश की, चीन पर भी और तमाम बाकी ममालिक पर। ये हुआ था लिबरेशन डे अप्रैल में, और पाकिस्तान के ऊपर इतना सख्त कोई जुर्माना आयद नहीं हुआ था। मुज़ाकरात के बाद और ख़ास तौर पे जंग के नताइज देखने के बाद, पाक भारत जंग देखने के नताइज के बाद हमारी उनसे जो मुज़ाकरात थीं वो कामयाब हुईं और हमारा इतना ऊँचा टैरिफ नहीं था। लेकिन चीन और दीगर और ममालिक के ख़िलाफ़ ना तो सिर्फ़ टैरिफ्स, बेसलाइन टैरिफ्स, बल्कि और भी किस्म के टैरिफ्स लगाए गए। चीन ने अपने तौर पे उनका मुँह तोड़ जवाब दिया और चीन हटा बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे मुज़ाकरात के लिए दरवाज़े खुले हैं, एक मुआहदा तय करने के लिए हम तैयार तो हैं, लेकिन हम मजबूर नहीं हैं। लिहाज़ा हमने देखा कि बैनुल-अक़वामी तिजारत में जो बराह रास्त तिजारत थी चीन और अमेरिका की, वो थोड़ी-सी करवट लेके, थोड़ी-सी एक गुज़र के वियतनाम, बांग्लादेश, मेक्सिको, ट्रांज़िट पॉइंट्स के ज़रिए फिर भी बरकरार रही। तो आलमी तिजारत पे उस तरह से कोई उसको नुकसान नहीं पहुँचा। सिर्फ़ ये हुआ है कि उसमें जो सामने आसान रास्ता था बराह रास्त तिजारत का, वो ख़त्म हो गया। लेकिन चीन अभी भी बरामदात के एतबार से बहुत बड़ी है और चाइना की एक्सपोर्ट्स
अब 1 ट्रिलियन का सरप्लस लेके आ रही हैं। 1 ट्रिलियन का सरप्लस यानी कि ये होगा आपके लिए, अगर आप देखें तो एक रिकॉर्ड, एक बहुत अहम मरहला था। और उसके बाद से जो है चाइना की जो सरप्लस है उसमें सिर्फ इजाफा देखा जा रहा है। तो चीन एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन इस एक्सपोर्ट की परेशानी की वजह से ना सिर्फ अमेरिका बल्कि सारी दुनिया मिलके सोच रही है कि क्या ये सरप्लस पायदार हो सकता है? क्या पूरी दुनिया एक ही जगह से सारी चीज़ें ख़रीद कर दरामदात के ज़रिए चल सकती है? उसमें फिर यूरोप ने और चंद एशियाई ममालिक ने भी मुज़ाकरात करने की कोशिश की है चीन के साथ कि थोड़ा-सा तवाज़ुन लाया जाए। और उसकी वजह ये है कि अगर ये एक खुली मंडी होती और एक मुनसिफ़ाना निज़ाम होता, तो फिर चाइना के एक्सपोर्ट्स के साथ-साथ चाइना का जो युआन है, उनका पैसा, उनकी करेंसी जो है वो भी बढ़ती। और अगर आपकी करेंसी इतनी बढ़ जाती है, तो फिर दूसरे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो सस्ते लगने लगते हैं और फिर तिजारत उनकी जानिब जाती है। लेकिन चूंकि चीन ने काबू में रखा हुआ है अपने युआन को, उसको बढ़ने नहीं देती, उसकी कदर बढ़ने नहीं देती, तो ना तो सिर्फ वो उधर से भी एक मुनाफा कमाते हैं, बल्कि साथ साथ उनकी सरप्लस भी बढ़ती जा रही है। तो ये शायद पायदार नहीं है। और बहुत से ममालिक हैं, दुश्मन ममालिक नहीं कहेंगे, हर किस्म के ममालिक जो हैं वो चीन की इस सरप्लस से परेशान हैं कि क्या $1 ट्रिलियन सालाना हो भी सकता है, तो फिर बाकी दुनिया क्या बनाएगी और क्या बेचेगी? और ये जो इसका सारा इक्तिसादी निज़ाम है, इसमें नौकरियां भी शामिल होती हैं, रोज़गार की बात भी होती है, सरमाए की बात भी होती है। तो ये भी एक बहुत अहम पहलू है। उसके अलावा अमेरिका में वो, मैं रोज़गार के एतबार से ये कह रहा हूँ कि नौकरियाँ कम होनी शुरू हो गई। ना तो सिर्फ़ कि टैरिफ्स महसूलात आयद करने के बावजूद नौकरियाँ वहाँ पे बढ़ी नहीं, बल्कि घटने के साथ-साथ अच्छी-अच्छी नौकरियाँ जो कि हम समझते थे कि पायदार रहेंगी, अच्छी आमदनी की नौकरियाँ, वो भी ख़त्म होने शुरू हो गईं। और जो नए ग्रेजुएट्स हैं, अभी तालिब इल्म जो अब नौकरी की ढूँढ में, नौकरी की तलाश में आ रहे हैं, उनको कुछ मिल नहीं रहा अमेरिका में, और ये यूरोप में भी थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। और इसकी बुनियाद जो है वो मस्नूई ज़हानत, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ने बहुत सारी ऐसी नौकरियाँ ख़त्म कर दी हैं, जो कि एक नया बच्चा पढ़-पुढ़ के अपनी पहली नौकरी की तलाश में आए तो करे। वो अब नौकरियां नज़र नहीं आ रही। लिहाजा आजकल के जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका में, लेकिन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप वग़ैरह और फिर तिहाई दुनिया में भी जो बच्चे अपनी तालीम हासिल करके अच्छे नंबर ला के किसी नौकरी की तलाश में सामने आते हैं, उनको कुछ मिल नहीं रहा। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी का सवाल उठता है कि क्या ये नई नस्ल करेगी क्या? इन्होंने शराफ़त से पढ़ाई की है, अच्छे नंबर भी अगर उन्होंने हासिल किए हैं, तो उनको उससे मिल नहीं रहा। कोई रोज़गार के रास्ते जो हैं वो नहीं नज़र आ रहे। ये भी एक कशीदगी की अ, वजह और बुनियाद है। तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में पैसा तो बहुत डाला गया है, लेकिन उसके समरात क्या हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अमेरिका की तिजारत के लिहाज से या रोज़गार के लिहाज से अगर दुश्वारियाँ उन्हें दरपेश हैं, तो साथ-साथ में उन्होंने सरमाया भी बहुत डाला है और उनका कर्ज़ा भी बढ़ता जा रहा है। और वो सारा जो पैसा डाला जा रहा है, वो ख़ास तौर पे मस्नूई ज़हानत की तजदीद, उसके इस्तेमाल और उसके लिए बड़े कारख़ाने, जिनको डेटा सेंटर्स भी कहा जाता है, उसकी लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो उसके उसके समरात क्या हैं, उसके नताइज क्या हैं? अभी तक तो नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि एआई ने ऐसी कोई ख़ास चीज़ हल नहीं की, जिसकी परेशानी पहले हुआ करती थी। अभी वो सिर्फ़ तहकीकी लम्हे पे है, और इस तहकीकी लम्हे में, इब्तिदाई लम्हे में इसके समरात जो हैं सामने नहीं नज़र आ रहे। तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की जो परेशानियाँ हैं, वो 2025 में सामने आई, मंज़र आम पे आईं। और सवाल ये उठा है 2025 में कि क्या ये रफ़ा आमा में है भी कि नहीं? क्या इस तरह से एक दौड़ लगाना, जिसकी
ख़ास तौर पे सियासत में बुनियाद ये है कि अमेरिका ने इसमें सरमाया डालना है, क्योंकि अगर अमेरिका इसमें सरमाया ना डाले तो चीन तो डालता रहेगा, तो वो तो बहुत आगे निकल जाएगा। इस दौड़ में जो है शायद कोई जीतने वाला हो ही ना। और चीन ने भी एक मस्नूई ज़हानत के दायरे में एक बहुत बड़ी जो पेशरफ़ की थी उसका नाम है डीप सीक, जहाँ सस्ते दाम में और कम सरमाया के साथ उन्होंने एक ऐसा मॉडल बना लिया और वो सबके लिए, सबके इस्तेमाल के लिए खुला छोड़ दिया, जो कि बहुत ही ताकतवर है। और वो सस्ते दाम में बना था और एक बहुत छोटी-सी टीम ने बनाया था, लेकिन उसकी कारकर्दगी जो थी वो बहुत अच्छी थी। ना सिर्फ़ कि उन्होंने नक़ल उतार की चीज़ बनाई, बल्कि उसमें थोड़ी-सी तजदीद भी थी, उसमें थोड़ी सी जिद्दत, उसमें थोड़े-से अहम पहलुआत थे जो कि नए थे। तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का सवाल जो है वो 2025 में बहुत अहम रहा, और ख़ास तौर पे अमेरिका और चीन की कशीदगी में। जंगें बेशुमार और भी सामने आई थी। जंगों में जो है थाईलैंड और कंबोडिया या रवांडा और कोंगो या कोसोवो और सर्बिया और शायद अमेरिका और वेनेज़ुएला, उनकी भी एक कशीदगी चल रही है। तो आलमी सतह पे जो है कशीदगियाँ बहुत सख्त, बहुत खौफ़नाक किस्म की हुई तो हैं। और उसकी एक, मैं तो कहूँगा सबसे बड़ी वजह ये होगी कि वो जो पुराना ज़माना है 80 साल से चलता आ रहा, द नियोलिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, द पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, दूसरी जंग अज़ीम के इख्तिताम के बाद से जो इंतज़ाम दुनिया को चलाने का आयद किया गया था, वो अब ख़त्म होता जा रहा है, इख्तिताम पज़ीर है, लेकिन उसकी जगह कोई नई चीज़ सामने नहीं आई। तो पुराने इदारे, जिस तरह हमारे साथ आईएमएफ का एक रिश्ता है या वर्ल्ड बैंक या इस तरह के इदारे अभी भी चल रहे हैं, लेकिन उनकी अहमियत और उनकी सलाहियत पे सवालिया निशान है, और उनसे ज़्यादा तो अक़वामी मुत्तहिदा पे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अक़वामी मुत्तहिदा में जो सबसे बड़ी गुफ्तगू रही थी 2025 में, वो तो बेशक फ़लस्तीन और इसराइल की जंग के बारे में थी, या जो बुज़दिलाना और बर्बरियत का जो निज़ाम इसराइल ने आयद किया था मकबूज़ा फ़लस्तीन पे, उसमें अक़वामी मुत्तहिदा किसी अंदाज़ से रोक नहीं सकी। एक जंग बंदी कहने को तो हुई है, लेकिन उसकी खिलाफ़ वर्ज़ी भी बहुत ज़्यादा हुई है, और इसका कोई हल मशरिक़ वुस्ता में नज़र नहीं आ रहा, और साथ-साथ मशरिक़ वुस्ता में दीगर और मुसलमान ममालिक जो हैं, वो भी बहुत सख्त अंदाज़ से मुतासिर हुए थे सेहूनी बर्बरियत से। तो ये अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन आलमी जो आरा हैं इसराइल के बारे में, उनमें भी बहुत बड़ी तब्दीली आई थी इस साल में। अमेरिका में ये बहुत बड़ा सवाल है कि अमेरिका काम किसके लिए करता है? क्या अमेरिका की आवाम के लिए या किसी और बैरूनी आवाम के लिए? इसको मैगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और माएगा का सवाल समझा जाता है, और इसका हल जो है वो अमेरिका खुद से नहीं निकाल सकेगा, क्योंकि अमेरिका की जो क़यादत है वो एक जानिब है और अवाम दूसरी जानिब है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला था। एआई और दूसरी टेक्नोलॉजीज़ में हमने देखा कि हालाँकि अमेरिका और चीन की कशीदगी थी, लेकिन और भी बहुत सी ऐसी तवानाई की चीज़ें थीं, ऐजादात थे जो सामने आए, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उस पे बहुत ज़्यादा काम किया गया। शमसी तवानाई, जो कि पाकिस्तान में अब मकबूल आम है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है, उसमें भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हुई है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि बेशक इस ज़माने में मुखासमत बहुत है, लेकिन साथ-साथ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, जिन पे इतनी रोशनी नहीं डाली जाती। तो आइंदा आप देखेंगे 2026, 27, 28 में कि ये शमसी तवानी या आबी तवानाई या दीगर और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ में बहुत ज़्यादा पेशरफ जो है वो मकबूल आम होगी, और उसके सम्राट आवाम तक उनकी रसाई होगी, आवाम तक पहुँचेंगे। पाकिस्तान में तो शमसी तवानाई का एक इनकलाब आ चुका है, लेकिन उसके अलावा भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इन सारी चीज़ों पे काम होगा। तो ये एक पस मंज़र था जिसमें कि पाकिस्तान मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो एक, अगर हमने अव्वलीन तरजीह किसी चीज़ को दी, वो थी इस्तेहकाम। वो यानी कि इक़्तिसादी इस्तेहकाम। इस्तेहकाम में एक कोशिश की जा रही थी चंद साल से, 2-3 साल से, कि
चूँकि बैनुल-अक़वामी हालात बहुत ख़राब थे, तेल की कीमत बहुत बढ़ चुकी थी और अफ़रात ज़र जो थी, वो दुनिया भर में फैल रही थी बहुत तेज़ी से, उसको रोकने का कोई तरीका नज़र नहीं आ रहा था। खुद ब खुद ही जो है एक ठंड पड़ गई और अफ़रात ज़र जो है 2024 के बाद से कम होनी शुरू हुई। पाकिस्तान में तकरीबन सितंबर-अक्टूबर के दरमियान ये अफ़रात ज़र कम होनी शुरू हो गई थी। लेकिन हमारी स्टेट बैंक जो थी, वो इस अ, अफ़रात ज़र के घटने पे एतमाद नहीं रखती थी, उसको नापायदार समझती थी, तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को ऊँचे रखे, आहिस्ता-आहिस्ता कम करते लाए और अब भी अगर आप देखें तो हमारा कभी भी इन्फ्लेशन रेट अफ़रात ज़र कभी इतना कम नहीं रहा जितना इस साल में रहा था। तो ये एक कामयाबी थी जिसकी बैनुल-अक़वामी भी जड़ है, लेकिन पाकिस्तान में भी इस्लाहात किए गए थे। बहुत कोशिश की गई थी कि इसको काबू में रखा जाए। अब आहिस्ता-आहिस्ता स्टेट बैंक जो है सोच रहा है कि इस्तेहकाम चूँकि आ चुका है, रुपया भी मुस्तहकम रहा है और हमें कोई अफ़रात ज़र में बढ़ने के इम्कानात एकदम नहीं नज़र आ रहे। 1 साल से ज़्यादा गुज़र चुका है, तकरीबन 16 माह से जो है अफ़रात ज़र कम होता जा रहा है और कम रहा है, तो अब शायद इंटरेस्ट रेट्स को कम करने की गुंजाइश है। तो ये एक तवाज़ुन होगा जो 2026 में हमारी सरकार को लाना पड़ेगा, जिसमें कि एक जानिब स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम को तरजीह देने की बात आती है, दूसरी तरफ इज़ाफ़ियत, तरक्की और ख़र्चे की बातें आती हैं। हमारा हमेशा से मसला रहा है कि हमारे ख़सारे बहुत बड़े रहे हैं। उनको जब हम खुली छूट देते हैं, तो वो ख़सारे बहुत बढ़ जाते हैं। एक फ़िस्कल डेफ़िसिट होता है, जिसको आप माली ख़सारा कह सकते हैं, जिसमें कि आपकी आमदनी बहैसियत सरकार वो ज़्यादा नहीं होती और लेकिन यानी आपके महसूलात कम होते हैं, लेकिन आपके ख़र्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हमने ख़र्चों पे इतनी कोशिश नहीं की जितनी करनी चाहिए और आईएमएफ का भी इस पे इसरार है, लेकिन उसमें एक सियासी पहलू आ जाता है और मकामी ताकतें जो हैं, वो नहीं चाहतीं अपने इदारों को कमज़ोर देखते। तो महसूलात में फिर इज़ाफ़ा जो पिछले 3 साल से हो रहा था, उसको मज़ीद तो नहीं बढ़ाया, लेकिन महसूलात अभी भी नाकाफ़ी हैं इस ख़सारे से निपटने के लिए। ये हमारा एक सवाल रहता है और दूसरा करंट अकाउंट डेफ़िसिट यानी दरामदात का ख़सारा। हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं एक्सपोर्ट से। उसमें ज़रा-सा तवाज़ुन इस बात से आता है कि बहुत सारी हमारी अवाम जा चुकी है पिछले 3 साल में। अम, कोई ऐसा मुल्क नहीं है दुनिया में जिसमें से इतने ज़्यादा लोग एकदम फ़रार हुए हों, जैसे कि पाकिस्तान एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक। ये पाकिस्तानी ख़ास तौर पे ख़लीजी ममालिक गए हैं, लेकिन उसके अलावा यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और दीगर और जगहों पे और वो जो उनसे तरसीलात आती हैं, द रेमिटेंसेस, वो फिर यहाँ पे एक तवाज़ुन लाती हैं दरामदाद और बरामदात के दरमियान। लेकिन एक्सपोर्ट ग्रोथ हमने उस हिसाब से नहीं देखी। वो नाकाफ़ी है, लेकिन एक्सपोर्ट्स को फ़रोग़ देने के लिए बहुत सारे सवालात हमारे लिए आते हैं जिनका जवाब 2025 में हमें नहीं मिला। जिस तरह के एनर्जी कॉस्ट्स यानी तवानाई की जो कीमत है, वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में कि आप उस तरह से सनत को खड़ा नहीं कर सकते क्योंकि आपके साथ बांग्लादेश भी, वियतनाम भी बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं तिहाई दुनिया के जिनमें वो जज़्बा भी है, जिद्दत भी है और तवानाई की कीमत भी बहुत कम है। तो वहाँ पे लोग वहाँ से एक्सपोर्ट्स, वहाँ पे सनत खड़ी करते हैं, वहाँ से बरामदात का सारा सिलसिला करते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी कम्पिटिटिव एरिया। इसका तकाबली जायज़ा लिया जाए तो पाकिस्तान जो है अभी तैयार नहीं है वो एक्सपोर्ट के एतबार से। तो ये हमारे दूसरे खसारे की बुनियाद है। लिहाजा 2026 में एक सबसे बड़ा जो सवाल आएगा वो है कि क्या हम चीज़ों को मुस्तहकम रहने से मुतमईन हैं और बातदरीज इस्लाहात कर रहे हैं, ग्रेजुअली रिफॉर्म्स कहने को, लेकिन उनमें फिर ठोस इक़दामात भी आते हैं। क्या हम वो करने के लिए तैयार हैं या क्या जैसे कि हमेशा तारीख़ में हुआ है, हम ग्रोथ की तरफ और ख़र्चे की तरफ और अ, तरक्की के बहाने अखराजात को खुली छूट दोबारा से देंगे। यही है बुनियाद हमारे आईएमएफ से हमेशा जाने की। ये हमारा एक रुझान है और ये पायदार नहीं है। तो क्या हम उस किस्म की ग्रोथ और स्पेंडिंग में जाएँगे
یا پھر ہم اس استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے عوام کو اور نہ تو فلاح کاری کے اعتبار سے نہ تو خرچنے کے اعتبار سے ان کو بند رکھیں گے۔ اس میں درآمدات پہ قابو بھی ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ افراط زر پہ بھی قابو ہوگا، لیکن اس سے ترقی نہیں ہوگی۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، اگر آپ کی معیشت بڑھ نہیں رہی تو آپ کا گزارا ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا پھر اس میں بہت بڑا سوال، جو کہ بہت عرصے سے لوگ اس پہ بات کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے، لیکن 2025 میں اس میں گفتگو جو ہے وہ مقبول عام بھی ہوئی، کہ ہماری آبادی جو ہے اس کی رفتار بڑھنے کی رفتار جو ہے وہ اب ناقابل قبول ہے یا ناقابل برداشت ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں۔ آم، یہ اس پہ میرے خیال سے زیادہ ہی گفتگو ہوئی ہے اس سال، کیونکہ جو پریشانیاں ہیں وہ مستقبل میں شاید اتنی پریشانی کا باعث نہ ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ 1950 میں ہر گھر میں 6 بچے ہوتے تھے، 1990 تک وہ 4 بچے ہو گئے، آج 3 بھی بہت ہیں، اور اکثر آپ دیکھیں تو لوگ دو سے زائد پہ بھی اجتناب کرتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ ہم شاید باتدریج انداز سے وہ اس طرح سے نہ پھیلے آبادی جس طرح سے کہ ہم فکر مند تھے، لیکن فی کا شرح نمو کو مد نظر رکھتے ہوئے پر کیپٹا جی ڈی پی، پر کیپٹا گروس نیشنل انکم یا پر کیپٹا گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ، آپ جس طرح بھی دیکھنا چاہیں، فی کا شرح نمو جو ہے وہ ہماری اس اسٹیگنیشن کو، اس سست روی میں نہیں بڑھ سکتی، جس کا مطلب ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے غربت میں ہی رہیں گے اگر ہم گروتھ کی طرف نہ جائیں۔ لیکن گروتھ کا سوال پھر اٹھتا ہے کہ کیا آپ استحکام کو ترجیح دیتے ہیں یا اضافیت کو اور ترقی کو؟ تو یہ توازن جو ہے یہ 2025 کے اختتام پہ آگے کا سب سے اہم سوال ہوتا ہے۔ اگر ہم اصلاحات میں گامزن نہ ہوں، اگر مزید ہم اصلاحات نہ کریں، تو پھر گروتھ کو ایک دم فروغ دینا شاید ایک غلط فیصلہ ہوگا، جو کہ ہمارا ایک تاریخی رواج بھی ہے اور خطرناک بھی ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ہمارا جو رشتہ ہے وہ مبنی ہے اس پروگرام میں مزید اصلاحات کرنے پر۔ تو یہ ہمارے مقامی جو ہیں وہ بڑے سوال ہیں۔ ساتھ ساتھ میں چند ایسی چیزوں پر بھی گفتشنید ہم ہوئے، جس میں صوبوں کی تقسیم یا ان کے نئے نقشے بنانا یا ان کو نیا انتظام کرنا یا صوبوں کی تعداد کو بڑھانا، اس پہ بھی یہ ایک بہت اہم چیز ہے جس کو فسکل فیڈرلزم کہا جاتا ہے۔ فسکل فیڈرلزم بھی ایک بہت بڑا سوال ہوگا کہ کیا ہم نے اس فیڈریشن کے تمام حصوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کیا کوئی توازن کے بارے میں سوچا ہے، جس میں کہ این ایف سی ایوارڈ آ جاتا ہے، کیونکہ این ایف سی ایوارڈ کے بھی اس کے اوپر کافی بحث ہوئی تھی اس سال کہ کس طرح کیا وہی سسٹم رکھنا ہے، کیونکہ وہ سسٹم تو شاید پائیدار نہیں ہے۔ پائیداری کا سوال جو ہے وہ 2025 میں بہت اہم رہا ہے۔ تو یہ ایک سال تھا، اگر ہم وسیع تناظر میں دیکھیں، وسیع و عریض تناظر میں دیکھیں، تو ایک مشکل سال تھا دنیا کے لیے۔ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو پریشانی کا باعث ہو سکتی تھیں، اس میں جنگیں بھی شامل ہیں خاص طور پہ، اور پھر کشیدگیاں بھی شامل ہیں خاص طور پہ امریکہ اور چین کے درمیان۔ ہمارے مقامی اعتبار سے دیکھیں تو پاک بھارت جو کشیدگی تھی وہ بھی پریشانی کی بہت، لیکن اللہ نے پھر اپنا فیصلہ سنایا اور نتائج منظر عام پہ ہیں۔ لیکن اور اس عدم استحکام میں، عالمی عدم استحکام میں اور معاشی تحفظ پسندی اور امتیازی سلوک کے زمانے میں پاکستان نے استحکام کو برقرار رکھے وہ بھی ایک اچھا نتیجہ پیش کیا ہے۔ کیونکہ اگر آپ ایک کشتی میں بیٹھیں اور سمندر کی لہریں بہت اونچی ہوں اور طوفان برس رہا ہو آپ پر، تو اگر آپ اپنی بوٹ، اپنے جہاز کو قابو میں رکھ بھی سکیں تو یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ لیکن کیا آپ اسی طرح سست روی سے ہمیشہ سمندر پہ گزریں گے؟ تو پھر آگے جو ہے سمندر ختم نہیں ہوتا، اور پھر آپ ہمیشہ سمندر پہ ہی اڑتے پھرتے رہیں گے۔ دس از دا پرابلم۔ سو دا گروتھ اسٹیبلٹی ڈائیکاٹمی، یہ ہمارا بنیادی سوال ہے۔ اس سال میں 2025 جو ہے، اس میں اسٹیبلٹی رکھنا، استحکام برقرار رکھنا ایک بہت
अच्छा नतीजा है। लेकिन 2025, 27, 28 में ये नाकाफ़ी होगा। किसी न किसी वक़्त हमें वो इस्लाहात पर गौर करना पड़ेगा जो कि हमारे मुस्तक़बिल के लिए ज़रूरी हैं, अगली नई नस्ल के लिए ज़रूरी हैं। वो मुश्किल सवालात हैं, उसके लिए सारी कौम को यकसां करके एक आवाज़ गूंजती हुई जो है वो ज़रूरी होगी। और इसके लिए शायद 2026 भी नाकाफ़ी हो। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो जो तनाज़ुर है, आलमी तनाज़ुर जिसमें कि ख़ास तौर पे यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, फिर मकामी जो तनाज़ुर हैं, बरसग़ीर में, मशरिक़ वुस्ता में, ये इन सब का अगर आप अमूमी जायज़ा लें, तो ये कशीदगियाँ 2026 में भी मौजूद होंगी। और अगर हम पाकिस्तान को मुस्तहकम रखें, तो ये भी बड़ी बात है, लेकिन बड़ी बात से और भी बड़ी बात अब हमें चाहिए कि तरक्की कैसे लाएँ और क्या-क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, क्या-क्या तवाज़ुन की खातिर फ़ैसले हमें करने पड़ेंगे। ये बहुत बड़ी गंभीरता है और इस पे शायद ना बहैसियत कौम, ना बहैसियत अवाम, ना बहैसियत सरकार गुफ्तगू करने के लिए लोग तैयार हैं। लेकिन मैं ये आपसे गुज़ारिश कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र करें 2025 गुज़र गया है, ठीक गुज़रा है। पाकिस्तान के लिए एक नया दौर शुरू हुआ है आलमी तनाज़ुर में, लेकिन मकामी तौर पे बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत है। और जो हमारी सबसे बड़ी मज़बूतियाँ हैं, जिस तरह गैर मुकीम पाकिस्तानी में बैरून मुकीम पाकिस्तानी, या हमारे जो ह्यूमन कैपिटल के ज़राए हैं, या हमारे सरमाए, या हमारे सारे जो असासे हैं बैरून मुल्क, उनको पाकिस्तान में दोबारा लाना, उसके लिए क्या-क्या करना पड़ेगा। और जो यहाँ रहने वाले हैं, वो सिर्फ़ बाहर देखने जाने के ख्वाब देख रहे हैं, समझते हुए कि दूध की नहरें बहती हैं, लेकिन वहाँ भी उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और यहाँ भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये फ़लाह व बहबूद, फ़लाहकारी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अभी दरकार है इन पे सोच। लेकिन शुक्र करें कि 2025 ख़त्म हुआ है, आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप उम्मीद है कि सलामत होंगे और रहेंगे, और 2026 आपके लिए, पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक अच्छा साल बनकर रहेगा इंशाअल्लाह। इसके साथ बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से 2026 की इब्तिदा आपको मुबारक हो। खुदा हाफ़िज़।